Hello dear friends, welcome to my channel. Under this special video lecture series, I want to discuss with you on a special topic, that is income tax. If any person who earn income, on that income, that person is required to pay tax. So this is a special video lecture series in which we will discuss regarding different provisions of Income Tax Act, how income is chargeable for tax, and so many things. So, in this video, I want to discuss with you on basic conditions and basic definitions of income tax. So, let us begin with that basic conditions and basic definitions of income tax. Basic conditions. Basic conditions for charging of income tax on a income of a person. There are different basic conditions. जैसे कि हमें पता है अगर कोई व्यक्ति इनकम कमाता है तो उस इनकम पे उसे इनकम टैक्स देना होगा। तो ये इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, तो उन बेसिक कंडीशंस को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी अ पर्सन, एक व्यक्ति होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, सच पर्सन मस्ट अर्न इनकम, उस व्यक्ति की इनकम होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनकम अर्न करता है तो उस इनकम पर उसे इनकम टैक्स चार्ज होगा और वो इनकम टैक्स उसे पेड करना होगा। कंडीशन नंबर 3 है, पर्सन हु अर्न इनकम एंड रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इज कॉल्ड असेसी। जो व्यक्ति इनकम अर्न कर रहा है और उसकी इनकम पर उसे टैक्स चार्ज किया जा रहा है, उसे टैक्स पे करना होगा, ऐसे व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजन के अनुसार असेसी कहा जाता है। असेसी मतलब वो व्यक्ति जिसे इनकम टैक्स की प्रोविजन के अनुसार अपनी इनकम पर टैक्स देना होगा या उसे टैक्स पे करना होगा। कंडीशन नंबर 4, इनकम मस्ट अर्न इन प्रीवियस ईयर। यहां पर प्रीवियस ईयर ये एक नया कंसेप्ट है। इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस को समझने के पहले हमें यह प्रोविजन समझना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस ईयर यानी क्या और असेसमेंट ईयर यानी क्या। अगर कोई व्यक्ति इनकम अर्न करता है तो जिस ईयर में वो इनकम अर्न करता है उस ईयर को प्रीवियस ईयर कहते हैं, और उसके नेक्स्ट ईयर में उसकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा उसका टैक्स का असेसमेंट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के अगले साल को उसका असेसमेंट ईयर कहा जाता है। सो प्रीवियस ईयर पिछला साल जिसमें एक व्यक्ति ने इनकम कमाया, और असेसमेंट ईयर मतलब उसका अगला साल जिसमें उसकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा उसका असेसमेंट किया जाता है, उसका कर निर्धारण किया जाता है। तो यहां पर दो कंसेप्ट है, इनकम मस्ट अर्न इन प्रीवियस ईयर, और कंडीशन नंबर 5, टैक्स ऑन सच इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में इनकम कमाया है उसके नेक्स्ट ईयर में उस पर कितना टैक्स लगेगा, उस इनकम पर कितना टैक्स लगेगा उसका असेसमेंट किया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के अगले साल को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। कंडीशन नंबर 6 है, इनकम में बी रेगुलर और इरेगुलर। किसी व्यक्ति की इनकम अगर रेगुलर है तो उस इनकम पर भी उसे टैक्स लगेगा। रेगुलर इनकम यानी उस व्यक्ति ने प्रीवियस ईयर में पूरे साल भर रेगुलर इनकम अर्न की है, उस इनकम को हम रेगुलर कहेंगे। बट कुछ लोगों का बिजनेस इरेगुलर होता है, मतलब सीजनल बिजनेस होता है जो कुछ समय के लिए चलता है और उसके बाद वो बिजनेस बंद हो जाता है। अगर उस सीजनल बिजनेस में, इरेगुलर बिजनेस में अगर उसे कोई इनकम होती है तो उस इनकम पे भी उसे टैक्स देना होगा। मतलब किसी व्यक्ति की रेगुलर इनकम है तो उस पर भी टैक्स देना होगा, और उस व्यक्ति की अगर इरेगुलर इनकम है तो उस पर भी टैक्स देना होगा। सो इनकम में भी रेगुलर और
irregular. कंडीशन नंबर 7, इनकम में बी लीगल और इलीगल. अगर कोई व्यक्ति लीगल इनकम कमा रहा है तो उसकी अर्निंग पर उसे इनकम टैक्स चार्ज होगा. बट अगर किसी व्यक्ति के पास कोई इलीगल इनकम का सोर्स प्राप्त होता है तो उसे उस इलीगल इनकम पर भी टैक्स लगेगा. सो इनकम में बी लीगल और इलीगल, दोनों इनकम पर इनकम टैक्स चार्ज होता है. कंडीशन नंबर 8, देयर मे बी डिफरेंट सोर्सेस बाय विच अ पर्सन कैन अर्न इनकम. इनकम अर्न करने के अलग अलग सोर्सेस हो सकते हैं. लाइक इनकम टैक्स एक्ट में इनकम अर्न करने के लिए जिन सोर्सेस को डिफाइन किया गया है वो सोर्सेस है इनकम फ्रॉम सैलरी. मतलब एक व्यक्ति सैलरी अर्निंग कर रहा है तो उसकी सैलरी इनकम पर उसे टैक्स लगेगा. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये सेकंड सोर्स है. अगर किसी व्यक्ति ने के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसने अपने मकान को किराए पे दिया, तो जो कुछ रेंट उसको प्राप्त हो रहा है उस रेंट की इनकम पर उसे टैक्स लगेगा. तीसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या कोई व्यक्ति का प्रोफेशन है, उसके बिजनेस या प्रोफेशन में इनकम हो रही है तो उस इनकम को भी इनकम टैक्स के लिए चार्जेबल है. वो इनकम भी, उस इनकम पर भी इनकम टैक्स चार्ज होगा. सो तीसरा सोर्स इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. चौथा सोर्स है इनकम फ्रॉम इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन. अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कैपिटल असेट है और उस कैपिटल असेट को उस व्यक्ति ने सेल आउट किया है तो कैपिटल असेट सेल कर कर अगर किसी व्यक्ति की इनकम होती है तो उस इनकम पर भी इनकम टैक्स लगता है. और लास्ट सोर्स है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. मतलब जो इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन या इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन नहीं आती है, वो सारी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है. तो अदर सोर्स इनकम में अलग अलग टाइप की इनकम्स है, उन इनकम पर भी टैक्स लगता है. सो देयर में बी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम by which a person can earn income, and on that income tax is chargeable. So these are the basic 8 conditions by which we can say that if any person who earn income during previous year then required to pay tax on that income, and that tax is assessable into the assessment year. That income may be regular or irregular, income may be legal or illegal. In both situation tax is chargeable and there are different sources of इनकम. सो हम लोग देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिफाइन किया गया है. जैसे कि बताया आपको मैंने कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम है असेसी यानी क्या. सो हम यहाँ पर असेसी की डेफिनेशन देखेंगे. असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom income tax or any other sum of money is payable under this act. असेसी मीन्स अ पर्सन. असेसी एक व्यक्ति है जिसकी इनकम पर टैक्स चार्ज होता है और उसे वो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है. उस व्यक्ति को असेसी कहते हैं. या इनकम टैक्स के अलावा अगर उस व्यक्ति को कोई अदर सम ऑफ मनी पेड करना है, पेबल है अंडर दिस एक्ट, तो उस व्यक्ति को भी हम असेसी कहेंगे. सो किसी व्यक्ति की इनकम हुई, उस इनकम पर इनकम टैक्स चार्ज हुआ, वो इनकम टैक्स उस व्यक्ति को पे करना है. या इनकम टैक्स के अलावा कुछ व्यक्तियों को इंटरेस्ट लगता है या पेनल्टी लगती है, तो वो व्यक्ति जिसे इंटरेस्ट या पेनल्टी देना बाकी है, पेबल है, वो व्यक्ति भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अनुसार असेसी कहलाता है. असेसी में और क्या इंक्लूड है? दिस इंक्लूड एवरी पर्सन in respect on whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income or of the loss sustained by him or of the amount of refund due to him. ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इनकम टैक्स एक्ट में किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रोसीडिंग ली गई है तो उस प्रोसीडिंग के टाइम पीरियड तक उस व्यक्ति को हम असेसी कहेंगे. अगर किसी व्यक्ति का इनकम का असेसमेंट चल रहा है या उसके लॉस का असेसमेंट चल रहा है तो इन दैट सिचुएशन असेसमेंट के टाइम पीरियड में उस व्यक्ति को हम असेसी कहेंगे. और अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स का रिफंड
गवर्नमेंट से प्राप्त होना बाकी है, तो जब तक उसे रिफंड प्राप्त नहीं होता है तब तक वो व्यक्ति असेसी कहलाता है। बहुत सारी अलग अलग प्रोविजंस है, जिन प्रोविजंस के अनुसार हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को इनकम के ऊपर टैक्स देना बाकी है, पेबल है, तो वो व्यक्ति एसएससी है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को रिफंड ड्यू है, रिफंड प्राप्त होना बाकी है, तो वो व्यक्ति भी एसएससी कहलाता है। An income tax assessee is a person who pay tax or any sum of money due from such person under the provision of Income Tax Act 1961। किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स प्रोविजन के अनुसार अगर कोई टैक्स पे करना बाकी है तो उस व्यक्ति को हम असेसी कहेंगे। All individuals who pay interest, penalty or whom are supposed to get refund are categorized as normal assessee। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स प्रोविजन के अनुसार इंटरेस्ट पेड करना बाकी है या पेनल्टी देना बाकी है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? असेसी। तो असेसी यह बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में उस व्यक्ति की जिसकी इनकम है, उस इनकम पर उसे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? असेसी। अगला डेफिनेशन है पर्सन। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंडीशन में आपको बताया था कि देयर मस्ट बी अ पर्सन एंड दैट पर्सन मस्ट अर्न इनकम, ऑन दैट इनकम इनकम टैक्स इज चार्जेबल। सो एक व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति। अब पर्सन के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड्स है? तो पर्सन के डेफिनेशन में अलग अलग टाइप के पर्सन्स हैं। नंबर 1, एन इंडिविजुअल। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअल फर्म है तो वो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को हम पर्सन कहेंगे। अंडर इंडिविजुअल कैपेसिटी अगर वो व्यक्ति ने कोई इनकम अर्न की है तो उस इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम पर भी उसे टैक्स लगेगा। सो एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन। बी, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सेकेंड कंडीशन है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक पर्सन है। अगर किसी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की कोई बिजनेस इनकम है या कोई इनकम कमर्शियल एक्टिविटी कर कर कोई ज्वाइंट हिंदू फैमिली कोई इनकम अर्न कर रही है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की इनकम पर भी टैक्स लगता है। सो पर्सन के डेफिनेशन में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूड है। अ कंपनी, अगर कोई कंपनी कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन के अनुसार रजिस्टर्ड है और उस कंपनी की इनकम हो रही है तो उस कंपनी को सेपरेट आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन माना गया है। सो पर्सन के डेफिनेशन में कंपनी को भी इंक्लूड किया गया है। अ फर्म, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में अपने बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू कोई अमाउंट अर्न कर रहा है तो उस पार्टनरशिप फर्म को भी हम पर्सन मानते हैं। पार्टनरशिप फर्म के प्रोविजन के अनुसार अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर रही तो वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी हम पर्सन मानते हैं। पर्सन के डेफिनेशन में एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसे हम एओपी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसे भी पर्सन माना गया है। मतलब कुछ पर्सन मिलकर कोई एसोसिएशन क्रिएट करते हैं और उस एसोसिएशन की कोई इनकम होती है तो उस इनकम पर भी टैक्स लगता है। पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की अगर कोई एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से अगर उन्हें कोई इनकम होती है तो उसे भी पर्सन माना जाता है। तो एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, whether incorporated or not, in India or outside India, if such person, association of person or body of individual earn any income and on that income if tax is chargeable in India, then that association of person and body of individual is also included into the meaning of person। पर्सन की डेफिनेशन में और इंक्लूड है एनी कारपोरेशन established by or under any central act, state act or provincial act or a government company as defined under the clause 45 of section 2 of Companies Act 2013।
अगर कोई कारपोरेशन है, वो कारपोरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है या कोई गवर्नमेंट कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, तो वो कारपोरेशन को भी हम पर्सन मानेंगे। पर्सन की डेफिनेशन में और इंक्लूड है एनी बॉडी कारपोरेट इनकारपोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया। अगर कोई बॉडी कारपोरेट है और उस बॉडी कारपोरेट की कोई इनकम इंडिया में हो रही है, तो उस इनकम पर भी उसे टैक्स लगेगा। सो बॉडी कारपोरेट को भी हम पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून के तहत अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी हम पर्सन मानेंगे। अ लोकल अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई एक्टिविटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा कैरी ऑन की जाती है और उसमें उनकी इनकम होती है, तो उसे भी पर्सन माना जाता है। सोसाइटी एज डिफाइंड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। अगर कोई सोसाइटी क्रिएट की गई है और वो सोसाइटी की कोई कमर्शियल एक्टिविटी है और उससे सोसाइटी की इनकम हो रही है, तो उस सोसाइटी को भी पर्सन माना जाता है। ट्रस्ट and every artificial juridical person not falling within any of the above। अगर कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आता है, वो पर्सन को भी हम पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पर्सन जिनको हमने डिफाइन किया है। सो पर्सन की डेफिनेशन में एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कोई कारपोरेशन है या एनी बॉडी कारपोरेट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट या एनी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इन सब लोगों को पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। अगर इस पर्सन की कोई सोर्स से इनकम है, तो उस इनकम पर इस पर्सन को क्या लगेगा? टैक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दैट इज प्रीवियस ईयर। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक व्यक्ति प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करता है और प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की गई है, उस इनकम पर टैक्स कितना लगेगा, उसका असेसमेंट उसके नेक्स्ट ईयर में किया जाता है। तो यहां पर दो कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब वो ईयर है जिस ईयर में हमने इनकम अर्न की है और उस इनकम पे हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। वो टैक्स प्रीवियस ईयर का जो नेक्स्ट ईयर होता है, उस नेक्स्ट ईयर में उस टैक्स का असेसमेंट किया जाता है। सो वो टैक्स का असेसमेंट जिस ईयर में किया जाता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो दो कंसेप्ट है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सपोज प्रीवियस ईयर 2020-2021 है, तो उसका असेसमेंट ईयर 2021-2022 होगा। मतलब 2020-2021 इस वर्ष में आपने जो इनकम का अर्न की है, उस इनकम पर आप जो टैक्स पेड कर रहे हो, उसका असेसमेंट 2021-2022 में किया जाएगा। तो यहां पर 2020-21 को हम प्रीवियस ईयर मानेंगे और 2021-22 को हम असेसमेंट ईयर मानेंगे। सो प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन क्या है? एज पर सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर। अगर असेसमेंट ईयर के प्रीसीडिंग यानी असेसमेंट ईयर के पहले का जो ईयर है, उस इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। प्रीवियस ईयर इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। इट बेसिकली मीन्स अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन द 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। प्रीवियस ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और उसके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को प्रीवियस ईयर की एंडिंग होती है। इस ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है।
इस ईयर में असेसी इनकम अर्न करता है। फॉर द इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर ऑब्लिक फाइनेंशियल ईयर, टैक्स इज पेड इन असेसमेंट ईयर। Previous year is also known as income year, as assessee earned income in previous year and paid tax in assessment year. सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस ईयर में आप इनकम कमाएंगे, जिस ईयर में आपकी इनकम की अर्निंग होगी, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहेंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर को इनकम ईयर भी कहा जाता है। और उस इनकम पर हमें टैक्स पे करना है। उस टैक्स का असेसमेंट उसके नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। सो प्रीवियस ईयर की कंडीशंस क्या है? नंबर 1, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल प्रीसीडिंग टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। अगर 12 महीने का टाइम पीरियड जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, प्रीसीडिंग टू द असेसमेंट ईयर रहा, तो उसे हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। कंडीशन नंबर 2, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर assessee earn income, so it is called income year. प्रीवियस ईयर में assessee इनकम अर्न करता है, इसलिए प्रीवियस ईयर का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है इनकम ईयर। सो प्रीवियस ईयर को हम इनकम ईयर भी कह सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, प्रीवियस ईयर इज आल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है। एंड कंडीशन नंबर 4, अ न्यूली सेटअप बिजनेस public profession or first job, then your first previous year will be less than 12 months. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी ईयर के मिडल से, किसी किसी साल के बीच में से अपना बिजनेस शुरू किया है, तो इन दैट सिचुएशन प्रीवियस ईयर 12 मंथ से भी छोटा हो सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस इस साल के बीच में से शुरू हुआ है, मान लो किसी व्यक्ति ने कोई बिजनेस 1 अगस्त से शुरू किया है, 1 अगस्त से बिजनेस शुरू किया है और उसका बिजनेस 31 मार्च तक चला। उस अगस्त मंथ के बाद की जो मार्च एंडिंग आएगी, वहां तक उसका बिजनेस चला। तो इस पूरे वर्ष में उसने इनकम 1 अगस्त से 31 मार्च तक ही अर्न किया है। तो उस 1 अगस्त से 31 मार्च तक की जो इनकम है, वो इनकम को हम प्रीवियस ईयर की इनकम मानेंगे। तो किसी व्यक्ति का बिजनेस अगर प्रीवियस ईयर के पूरे 12 महीने इनकम अर्न हो रही है, तो फुल 12 मंथ की इनकम पर उसे इनकम टैक्स चार्ज होगा। पर अगर किसी व्यक्ति का कोई बिजनेस एक्टिविटी पूरे साल भर नहीं चलता है, सीजनल बिजनेस है, या फिर उस व्यक्ति ने साल के मिडल से किसी डेट से बिजनेस शुरू किया है, उसके बाद उसकी इनकम की शुरुआत हुई है, तो इन दैट सिचुएशन उसका प्रीवियस ईयर 12 मंथ से भी लेस हो सकता है। सो फॉर अ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और फर्स्ट जॉब, देन योर फर्स्ट प्रीवियस ईयर विल बी लेस देन 12 मंथ। प्रीवियस ईयर बिगेन फ्रॉम द डेट when the new business, profession or new source of income was set up and end on 31st March of financial year. प्रीवियस ईयर उस डेट से शुरू होगा जहां से आपका बिजनेस शुरू हुआ है और 31 मार्च को ये प्रीवियस ईयर कंप्लीट होगा। इस तरह से प्रीवियस ईयर में हम अलग अलग प्रोविजंस को यहां पर वेल डिफाइन कर रहे हैं। सो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स एक्ट में कि जिस ईयर में आपने इनकम अर्न की, उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। और उसके नेक्स्ट ईयर में जिसमें आपको प्रीवियस ईयर में अर्न की गई इनकम के ऊपर जो टैक्स आपने पे किया है, उसका असेसमेंट किया जाएगा। उस नेक्स्ट ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। सो असेसमेंट ईयर यानी क्या? जैसे कि मैंने बताया, प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न की जाती है और उसके नेक्स्ट ईयर में उस इनकम का असेसमेंट किया जाता है। सो प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर कहलाता है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं।
असेसमेंट ईयर इज द ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब एक ऐसा ईयर जो इमीडिएटली सक्सीडिंग टू द प्रीवियस ईयर है, मतलब प्रीवियस ईयर के बाद का जो ईयर है, नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर कहेंगे। इट बेसिकली मीन्स द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। यह पीरियड 1 अप्रैल से शुरू होता है प्रीवियस ईयर के बाद, और उसके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का 12 मंथ का टाइम पीरियड हम इसे असेसमेंट ईयर कहेंगे, जो प्रीवियस ईयर के बाद शुरू होता है। फॉर इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर, टैक्स इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। जो प्रीवियस ईयर में आपने इनकम अर्न की है, उस इनकम पर टैक्स असेसमेंट ईयर में असेस किया जाएगा। सो असेसी कैन अर्न इनकम इन प्रीवियस ईयर and tax on such income is assessed in assessment year. So दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। आई थिंक सो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो कोई प्रीवियस ईयर है 2021-2022, तो उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 2022-2023। अगर कोई प्रीवियस ईयर है 2017-2018, तो उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 2018-2019। मतलब प्रीवियस ईयर पिछला साल और असेसमेंट ईयर उसका अगला साल है। ओके, अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज सोर्सेस ऑफ इनकम। हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम होती है तो उस इनकम के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। सो इनकम टैक्स एक्ट में 5 डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेस को वेल डिफाइन किया गया है, और उन सोर्सेस से अगर आपकी कोई इनकम होती है तो उस इनकम पर आपको क्या लगेगा? टैक्स। तो ये सोर्सेस कौन कौन से हैं? तो सोर्सेस ऑफ इनकम इंक्लूड्स, नंबर 1, इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर किसी व्यक्ति ने सैलरी अर्न की है, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है और उसे अपने एम्प्लॉयर से सैलरी मिल रही है, तो सैलरी इनकम पर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है। सो पहला सोर्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई हाउस प्रॉपर्टी है और उसने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी, रेंट पर दिया है, और उसे हर महीने रेंट मिल रहा है, तो दैट इज आल्सो इनकम। उस इनकम पर भी उसे टैक्स लगेगा। तीसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, उस बिजनेस की एक्टिविटी से उसे कोई इनकम हो रही है, या किसी व्यक्ति का कोई प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की एक्टिविटी से गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर अगर किसी व्यक्ति को इनकम अर्न हो रही है, तो उस इनकम पर भी टैक्स लगेगा। चौथा सोर्स है, फोर्थ सोर्स, दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कैपिटल असेट है और उस कैपिटल असेट को उसने सेल किया है और उसे कोई इनकम हुई है, तो उस इनकम पर भी उसे इनकम टैक्स लगेगा। एंड लास्ट सोर्स है, दैट इज फिफ्थ नंबर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर कोई इनकम ऊपर के 4 सोर्सेस में नहीं आती है, यानी कोई इनकम सैलरी इनकम नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन नहीं है, तो वो सारी इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। यह 5 अलग अलग सोर्सेस है जहां से एक व्यक्ति इनकम अर्न कर सकता है, और उन सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है। लेटर ऑन हम आगे के वीडियो में इन सारे सोर्सेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि सैलरी इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पर टैक्स कैसे लगता है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, उस पर टैक्स कैसे चार्ज किया जाता है, और कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्स की इनकम, इन इनकम को कैलकुलेट करने के और इन इनकम पर टैक्स चार्ज करने की प्रोविजंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे जो इनकम टैक्स एक्ट में वेल डिफाइंड थे। इन बेसिक कंसेप्ट के बारे में मैंने आपसे इस वीडियो में डिस्कशन किया। लेटर ऑन इस वीडियो सीरीज में हम आगे के और कंसेप्ट्स को डिफाइन करेंगे। तो यह कंटिन्यूअस वीडियो सीरीज है जिसमें हम इनकम टैक्स के अलग अलग टॉपिक्स
और इनकम टैक्स की प्रोविजंस, उन इनकम टैक्स एक्ट की प्रोविजंस को वेल डिफाइन कर कर हम इनकम कैसे कैलकुलेट करना और उस पर टैक्स कैसे पे किया जाता है, कितना टैक्स चार्ज होता है, उसके कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।